हाइपर नाइफ एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। जियोंग सोक दियोची की दवा की शीशी को जोर से पटककर तोड़ देती है और पागलों की तरह हंसने लगी। उसका ये हंगामा सुनकर योंगजू का दिल धक धक करने लगा। वो बिना वक्त गवाए फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाया क्योंकि दियोची अब बेहोश होकर गिर चुका है। दूर छाया में वो ठरकी आदमी खड़ा है जिसके पैर पर मॉनिटर बंधा है। सोक के घर को चुपके से निहार रहा है। उसकी नजरें कुछ छुपा रही हैं, मगर क्या? फिर कहानी लेती है एक फ्लैशबैक का मोड़ जो हमें जियोंग के सुनहरे दिनों में ले जाता है। जियोंग हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर लगे एक न्यूरो प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखती है, फिर तुरंत उसे हल करने लगी। तभी उसकी नजर पड़ती है एक खबर पर। डॉक्टर चोई दियोची हॉस्पिटल में वापस आ गए हैं। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वो उत्साह में उछल पड़ती है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। चोई दियोची अपने पुराने दोस्त डॉक्टर सॉन्ग के साथ बात कर रहा है। सॉन्ग जियोंग को एक बेकाबू तूफान बताता है। इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। ये पूरी यूनिवर्सिटी में जीनियस है, मगर इसे संभालना आसान नहीं है। वो चेतावनी देता है, मगर जियोंग को इन बातों से क्या? वो तो सीधे चोई दियोची के ऑफिस में हवा की तरह घुस जाती है, हाथ में उस हफ्ते का न्यूरो प्रॉब्लम लिए। वो जोश से कहती है, सर मैं बचपन से इस मौके का इंतजार कर रही थी। मैंने आपके हर रिसर्च पेपर को रट लिया है। दियोची उसका पेपर देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और लाल पेन से उस पर लिख देता है, परफेक्ट। जियोंग का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर आता है कहानी का सबसे दिल छू लेने वाला सीन। झमाझम बारिश में जियोंग पूरी तरह भीग चुकी दियोची के पीछे दौड़ती है सड़क पर। पानी की छींटें उड़ रही हैं, मगर सुओक का जुनून रुकने का नाम नहीं लेता। वो गिड़गिड़ाती है, सर मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। दियोची देखता है उसकी आंखों में सपने हैं, जुनून है और एक ऐसी चिंगारी जो कहानी को और रहस्यमयी बना देती है। आखिर जियोंग का ये जुनून उसे कहाँ ले जाएगा? क्या दियोची बनाएगा उसे अपना स्टूडेंट? ये सवाल हवा में तैर रहे हैं और जवाब का इंतजार उसे हर पल है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ दियोची हॉस्पिटल आ चुका है और वो मिसेज रा से दिल खोलकर बात कर रहा था। वो हंसते हुए बोला, जियोंग उसका तो ब्रेन सर्जरी से ऐसा इश्क था कि वो ऑपरेटिंग रूम में ही सांस लेती थी, उसी में मरना चाहती थी। मैं भी उसकी उम्र में ऐसा ही जुनूनी था, पर उसमें आत्मनियंत्रण नाम की चीज़ तो जैसे पैदा ही नहीं हुई। उसकी बातों में तारीफ थी, पर एक कड़वी सच्चाई भी कि जियोंग को अपनी आग को काबू करना नहीं आया। इधर दियोची जिसे अपनी बीमारी ने जकड़ लिया था, जियोंग के पुराने दोस्त डॉक्टर हान ह्यून हो से मिलता है। वो अपनी तकलीफें बताता है। डॉक्टर हान जानकर हैरान हो गया। फिर वो जियोंग के पास दौड़ा। वो उससे बोलता है, दियोची की सर्जरी क्यों नहीं कर देती? वो बहुत दर्द में है, और तो और वो तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस वापस दिलवाने का वादा कर रहा है। लेकिन उसका गुस्सा लावा बन चुका था। वो बोलती है, इसका क्या फायदा? मुझे तो हॉस्पिटल में स्कैल्पल छूने की इजाजत भी नहीं मिलेगी उस रात। स्वॉक का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। उसने अपनी सारे कागजात जिन पर दियोची ने परफेक्ट लिखकर उसकी काबिलियत की तारीफ की थी उठाए और आग की लपटों में झोंक दिए, मानो अपने सुनहरे अतीत को राख में बदल रही हो। अगले दिन वो ठरकी आदमी जिसके पैरों पर मॉनिटर बंधा था सोक की फार्मेसी पर आया और बोला, चलो एक ड्रिंक हो जाए। सोक का दिमाग चक्कर खा गया, पर वो खामोश रही। जाते ही अपनी बड़ी बहन को बेरहमी से पीटने लगा। जियोंग का खून खौल उठा। अपने पुराने दोस्त योंगजू को फोन मिलाती है, पर वो जवाब नहीं देता है। वो तो जियोंग के जलाए कागजों में मिली एक पुरानी तस्वीर में खोया था जिसमें सोक, दियोची और एक अनजान औरत थी। योंगजू उस औरत से मिलने जाता है जो बताती है, ये तस्वीर उस दिन की है जब सोक ने पहली बार सर्जरी किया था। वो जीनियस थी, पर थोड़ी नादान भी। उसका जुनून उसे आसमान छूने देता, पर गुस्सा उसे नीचे खींच लेता। फ्लैशबैक में हमें वो जलता हुआ गुस्सा दिखता है जब जियोंग को पता चलता है कि दियोची ने उसे एक बड़े रिसर्च प्रोग्राम से बाहर कर दिया। गुस्से की आग में दियोची के ऑफिस में घुसकर हंगामा मचा देती है। उसका खौफनाक रवैया उसे भड़का देता है। वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और सर्जरी से बैन करवा दिया कुछ टाइम। जब दियोची शहर से बाहर होता है, डिपार्टमेंट हेड जियोंग को सर्जरी की इजाजत देते हैं, मगर दियोची आते ही वो उसे ऑपरेटिंग रूम से जबरदस्ती घसीट कर निकाल फेंका। ये अपमान स्वॉक को तोड़ दिया, इसलिए उसने इल्लीगल सर्जरी करना शुरू किया। प्रेजेंट टाइम में जियोंग की नज़र पास की गाड़ी में बैठे दियोची पर पड़ती है। उसका दिल जोरों से धड़का। वो उसे बताता है कि उसने बोस्टन यूनिवर्सिटी में उसके लिए सर्जरी की जगह फिक्स की है, लेकिन बदले में उसे उसकी खतरनाक सर्जरी करनी होगी। स्वॉक साफ मना कर देती है। मिसेज रा जो दियोची की गाड़ी चला रही है उसे चेतावनी देती है, सावधान, ये खेल आग से खेलने जैसा है। इधर योंगजू और जियोंग डिनर करने जाते हैं जहां वो ठरकी आदमी उसे घूरता है। उसकी निगाहें उसके दिल में बेचैनी भर देती हैं। जियोंग का खून खौल उठा। वो गुस्से और बदले की आग में सबक सिखाने का खतरनाक प्लान बनाती है। दूसरी ओर दियोची अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर एलन से बात करता है। वो बताता है कि उसकी दवा की आखिरी शीशी बची है और एलन का जवाब है, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आऊँगा। लेकिन योंगजू ने उसे उस दिन रोक लिया। फिर स्वॉक डिनर में खाना खाने जाती है। वो नोटिस करती है कि ठरकी आदमी ने अब पैरों पर मॉनिटर नहीं पहना है। वो उससे बात शुरू करता है। जियोंग अगले दिन उसके साथ ड्रिंक करने को राजी हो गई।
वो चुपके से कुछ गोलियां पीसकर एक ड्रिंक में मिला देती है। हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहानी अब किस मोड़ पर जाने वाली है। वो फिर ठरकी आदमी के पास से गाड़ी ले जाती है जो साइकिल पर है और उसे लिफ्ट ऑफर करती है। वो जियोंग की दी हुई ड्रिंक पीता है। दोनों घर पहुंचते हैं जहां वो जल्द ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जियोंग के प्लास्टिक से ढके लिविंग रूम में बंधा हुआ पाता है। वो उस पर मुस्कुराती है, उससे कहती है शांत रहो, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। फिर चाकू से उसका गला काट दी। बाद में लाश को जंगल में ले जाती है और रास्ते में योंगजू को फ़ोन करके कहती है कि वो घर जाकर सब साफ कर दे। योंगजू भागते हुए घर पहुंचा, फिर उस ठरकी आदमी का सारा सामान जला दिया और फर्श पर लगे दाग साफ करने लगा। लेकिन बदकिस्मती से एक पुलिस वाला सामने के घर में आग देखकर घर की तरफ आने लगा। दूसरी तरफ जियोंग को एहसास होता है कि कोई पास है। वो हमला करने के लिए झपटती है, लेकिन देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि दियोची है। यहीं पर हाइपर नाइफ एपिसोड 2 का एंड होता है। पहले एपिसोड के रोमांचक धमाकेदार शुरुआत के बाद एपिसोड 2 कहानी को उसी रहस्यमयी और रोमांचक रास्ते पर ले जाता है। हमें पता चलता है कि जियोंग हमेशा से दियोची और उसके काम की दीवानी थी और शो उसकी इस सनक को बखूबी दिखाता है। ये भी दिलचस्प है कि दियोची खुद कोई साधु संत नहीं है,